रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट, तो बच्चों को भी वैसे भी गया नहीं है, कर दूं मैं सेंड? वो मिस हुमा ने लीव कर ली है, वो कर लेंगे, चले ठीक है आप कर दीजिए, साथ ही बच्चे कर लेंगे। आपका इस्लाम में आता पाक स्टडी? नहीं उर्दू है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्लास तो लेनी है, मैं क्लास ले रही हूँ। कुछ ना फ्रेंड्स, जैसे आप सब उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आप जानते हैं कि हमने अपना सबक शुरू किया था मोहतरमा फातिमा जी। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस सबक की पढ़ाई जो है वो इससे पूरी मुकम्मल कर ली। तो हमारे जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने जो है इसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से मुकम्मल की। उसके अलावा पढ़ाई मुकम्मल की, और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब हमने जो है उसके साथ साथ हमने जो उसकी मुश्किल अल्फाज के मानी थे वो भी साथ साथ मुकम्मल कर लिए थे। उम्मीद है कि आपने लिखने के साथ साथ उनको याद भी कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान ये समझाया था कि आप साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो लिखते जाएंगे और लिखकर याद करते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने वो साथ साथ से जो है वो लिखे भी होंगे, उनको याद भी किया होगा। अब इस सबक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब जो हमारा अगला मरहला है वो है इसके मश्की सवालात करना, और जो कुछ और सवालात हैं उनको हल करना, और इसमें एक सवाल आता है सलीस उर्दू का, वो सवाल करना। तो आज जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सबक के जो है मश्की सवालात वो हल करेंगे। ठीक है, पहला इसका जो सवाल है वो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। ठीक है, ये मैंने सामने बोर्ड पे इसका जवाब लिखा हुआ है। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायदे आजम के साथ लंदन गई। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायदे आजम के साथ लंदन गई। ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गई। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गई। उसके बाद है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3 कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी। जैसे कि मैंने आपको सबक के दौरान बताया था कि वक्फ का मतलब होता है कुर्बान कर देना। ठीक है, अपनी सारी जिंदगी किस मकसद के लिए वक्फ की, किस लिए कुर्बान कर दी, यानी उन्होंने किस मकसद को हासिल करने में अपनी जिंदगी गुजार दी। तो उसका जवाब है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। अब कौमी मफाद से क्या मुराद है? कौम का फायदा। ठीक है, कौम के फायदे के लिए। ये मैं लिख भी रही हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी
मैंने कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। ठीक है जी, कौमी मफादात के लिए, अपनी कौम के फायदे के लिए। जैसे कि शुरू से हमने ये पढ़ा था कि वो एक डेंटल सर्जन थी, तो जब वो उन्होंने क्लिनिक बनाया तो तब भी उन्होंने कौम की खिदमत की, लोगों की मदद की। ठीक है, लेकिन जब फातिमा जिना जब कायद आज़म के पास आ गई और उनके साथ उनकी सियासत में हिस्सा लेने लगी और उनका साथ देने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग में भी शमूलियत एक तरह से हासिल की और ख़वातीन के लिए जो जितने भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए वो दिन रात कोशिश करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बिल्कुल फरामोश कर दिया और कौमी मफादात के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये 3 जो सवालात के जवाबात थे। सवाल नंबर 4 है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपने कर लिया होगा। हम अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है? मोहतरमा फातिमा जिना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? अब वो बेशक एक डेंटल सर्जन थी, लेकिन उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास था कि उस वक्त जो मुसलमानों की हालत थी उसमें जो जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी वो थी तालीम। तो जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तालीम की तहरीक मुसलमानों में शुरू की, उससे जो मर्द हज़रात थे उन्होंने तो काफ़ी हद तक तालीम हासिल कर ली थी, लेकिन ख़वातीन अभी भी तालीम के शोबे में बहुत पीछे थी। तो मोहतरमा फातिमा जिना ने जो है ख़वातीन की तालीम को बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा जो है वो उनकी अच्छी तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और एक इदारा बनाया जिसका नाम एप्वा था, ऑल वीमेन एसोसिएशन के नाम से। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उस के ज़रिए, उस इदारे के ज़रिए उन्होंने ख़वातीन की तालीम का इंतज़ामात किए, मुख्तलिफ़ किस्म के इंतज़ामात किए, जिसमें ख़वातीन की तालीम के लिए जो है वो मखसूस जगह बनाई गई जहाँ पर उनको ऐसा मवाद दिया गया कि जिसके जरिए वो अपनी तालीम को बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसका सवाल हमारा क्या था कि किस प्लेटफॉर्म से? जवाब में आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि उन्होंने एप्वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। ठीक है, सवाल जवाब नंबर आपका ये 4 है। मैं बोर्ड पे लिख रही हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मोहतरमा फातिमा जिना ने एप्वा, ठीक है, ये जैसे कि हमने जब सबक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जिसे आप इंग्लिश में एब्रीविएशन कहते हैं ना, उर्दू में इसको कहते हैं मुखफ़फ़। ठीक है, कि किसी का पूरा नाम नहीं लिखते, उसके पहले हर्फ से लेके कुछ मखसूस बनाकर, अगर बहुत लंबा नाम होता है तो छोटा सा बना के लिखते हैं, उसको हम कहते हैं मुखफ़फ़। ठीक है, तो एप्वा जो है ये भी एक मुखफ़फ़ है, उस इदारे का पूरा नाम नहीं है, बल्कि मुखफ़फ़ के तौर पे हम सिर्फ इसको एप्वा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एप्वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। ठीक है, चलें जी, यहां तक हो गया। अब हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है कि मोहतरमा फातिमा जिना की कौन सी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं? आबे ज़र, जैसे मैंने आपको बताया था, आबे ज़र का मतलब होता है सोने का पानी, लेकिन इससे मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि हम उसको सोने के पानी से ही लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतनी खिदमात सर अंजाम दी हैं कि वो बहुत कीमती हैं। उनका जिक्र करना, बार बार उनका जिक्र करना और लोगों के सामने उसको लेकर आना और उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी थी। ठीक है, तो कौन सी खिदमात थी जिनको आप, वो कौन सी खिदमात थी? इनकी सिर्फ एक उन्होंने कहा है कि हम उसको बताएं, बयान करें कि वो कौन सी खिदमात थी। ठीक है, तो वो थी जी क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की मदद करना। ठीक है, जवाब नंबर 5 है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी और
कश्मीरी मुहाजिरीन की मदद करना, ठीक है। ये वो जो है खिदमात थी जिनको आबेज़र से लिखा जाएगा। तो अब देखें कि अब यहाँ पे हम थोड़ा सी इसकी भी वजाहत कर लेते हैं कि मुहाजिरीन की आबादकारी से क्या मुराद है। आप जानते हैं कि जब अब ये लिखा हुआ है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान बन गया था, तो अब ये नहीं था कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया तो उसके बाद कोई बहुत अच्छा वक्त शुरू हो गया था और मसाइल खत्म हो गए थे, ऐसा हरगिज नहीं था। बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है और भी बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनका मुसलमानों को सामना करना पड़ा, और उन मसाइल में जो है एक ये भी मसला था कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आ रहे थे, और वो कहा जाता है कि इस दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी तादाद थी मुहाजिरीन की जो कहीं से हिजरत करके आए थे। और उसकी वजह भी यही थी कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, उसकी वजह भी ये थी कि जब पाकिस्तान बना था तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकसीम हुई थी तो रेड क्लिफ ने उस वक्त जो है वो बेईमानी की थी, और ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी वो हिंदुस्तान को दे दिए गए। इसलिए वहाँ से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान आई, और हिजरत करके आने वाले जो मुसलमान थे उनको मुहाजिरीन कहा जाता है, ठीक है। मुहाजिरीन का लफ्जी मतलब ही वही है, हिजरत करने वाले। तो अब जब इतने लोग पाकिस्तान में आए तो उन सब लोगों को उनके हिसाब से जो है वो घर देना, कारोबार, नौकरियां जो भी था वो सब कुछ उनके असास से उनके हवाले करना, क्योंकि वो लोग वहां से अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए थे। ये एक बहुत बड़ा और एक अहम मसला था। इस सिलसिले में फातिमा जिन्ना ने बहुत जो है वो पाकिस्तान के लिए खिदमत की और बहुत साथ दिया कायद आज़म का, शुरू में भी और उनके बाद भी, ठीक है। तो एक ये वाला, ठीक है। और दूसरा कश्मीरी मुहाजिरीन। कश्मीरी मुहाजिरीन क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान जो तो कश्मीर था उसके जो लोग थे वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे क्योंकि वो एक अलग सी रियासत थी। लेकिन जो वहाँ का राजा तो उसने क्या किया था कि क्योंकि वो मुसलमान नहीं था तो उसने कश्मीरी फौज जो थी, उस सारी जो कश्मीर थे, उनसे कहा कि भारतीय फौज को बुलाया और कहा कि मैं आपसे इल्हाक करूंगा। इस तरीके से भारतीय फौज ने वहां पर सारा कब्जा कर लिया। अब कुछ जो मुसलमान वहां से निकलने में कामयाब हुए थे, वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, वो पाकिस्तान आए, तो उनके लिए भी, उनकी आबादकारी के लिए उनको भी प्रॉपर हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से फराहम करना, इस सिलसिले में भी फातिमा जिन्ना ने बहुत अहम किरदार अदा किया, ठीक है। तो ये जो है हमारे 4-5 सवालात थे। अब छठा हमारा सवाल है, बहुत छोटा सा और आसान सा सवाल है कि आपको कहाँ दफन किया गया। अब आपसे मुराद यहाँ पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना आई है, तो आपको कायद आज़म के मज़ार कायद के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। सुपुर्द खाक का मतलब क्या होता है, दफन कर देना, ठीक है। कि आपको कायद आज़म के मज़ार के अहाते में, जो अहाते से मुराद जो बड़ा सहन होता है बाहर, मज़ार के बाहर, वहां पे आपको दफन किया गया, ठीक है। ये हमारे कुल 6 सवालात थे। आपने अब इन सवालात के जवाबात को याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। आपकी जो नीट कॉपीज हैं, अब आज से आप अपना नीट कॉपीज का काम भी शुरू कर देंगे। नीट कॉपीज पे आप इनके सवालात के जवाबात लिखेंगे और इंशाल्लाह फिर जो है साथ साथ आपने याद भी करना है। जब आप फिर स्कूल जब आप आएंगे तो या उससे पहले भी जब भी जरूरत होगी हम आपकी कॉपीज मंगवा के वो चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप साथ साथ अपना काम मुकम्मल करते जाएं ताकि कोई काम आपका जमा नहीं होगा, दोबारा से आपको ये काम फिर ना करना पड़े। साथ साथ मुकम्मल करें, इसको याद भी करें और लिख कर भी देखें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो है एक सवाल है आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पे, ठीक है। वो है कि सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल का मफहूम वाजे करें। मफहूम किसे कहते हैं? एक होता है कि सिर्फ जो बराह रास्त हम एक मानी बयान करते हैं कि इसका लफ्ज का क्या मतलब है, क्या मानी है, लेकिन मफहूम से मुराद ये होती है उसको मुकम्मल तौर पे उसकी वजाहत करना कि उसका मतलब क्या है और वो जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है, या उसे हम कहाँ कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इस सवाल का भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। ये है, पहला है खैर बात कहना, ठीक है। पहला है
खैर बात कहना। दूसरा है दूरअंदेश। फिर है शाना बशाना। फिर है शर्मिंदा ताबीर। पांचवा है किनारा कश होना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इनके मानी देख लेते हैं। पहला है खैर बात कह देना। इसका मतलब होता है छोड़ देना। जब हम कहीं से जा रहे हों, किसी चीज को तर्क कर दें, ठीक है, तो हम कहते हैं हमने उसको खैर बात कह दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने इस सबक में पढ़ा था कि फातिमा जिन्ना ने जो है वो डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह दिया, छोड़ दिया, ये लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किया। दूरअंदेश, ठीक है, दूर की सोच रखने वाला इंसान। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, इसका मफहूम ये होगा समझदार। ठीक है, दूर की सोच रखने वाला। सही है, समझ आ रही है? कोई भी इंसान जो दूर की सोच रखता हो, ठीक है, समझदार हो, उसे हम कहते हैं कि बहुत दूरअंदेश है। ठीक है, इसके बाद है शाना बशाना। शाना बशाना का मतलब होता है साथ साथ। शाना कहते हैं कंधे को, मतलब साथ साथ से मुराद ये नहीं कि सिर्फ कंधे के साथ खड़े होना, इससे मुराद ये होती है, इसका मफहूम ये होता है कि किसी के साथ बिल्कुल साथ देना, उसे हम कहते हैं कि शाना बशाना। के जैसे हम कहते हैं कि फातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म के शाना बशाना काम किया, या खवातीन आजकल के दौर में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ठीक है, इसका हम मफहूम लिखेंगे साथ साथ। ठीक है, अगला है जी शर्मिंदा ताबीर होना। शर्मिंदा ताबीर से मुराद है पूरा होना, और असल में ये हमेशा किसी ख्वाब के बारे में, जब हम कोई बात सोचते हैं ना, हमारी कोई ख्वाहिश होती है, हम चाहते हैं कि हमने एक ख्वाब देखा है कि हम ये काम करें, ये सोती आंखों वाला ख्वाब नहीं है, बल्कि जो हम जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, जो हमारी ख्वाहिश होती है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो एक ख्वाब देखा था एक अलग रियासत का। तो ख्वाब देखने से मुराद है कि उन्होंने सोचा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जायजा लिया था, और मुसलमानों की जो किस्मत बदलने का उनको एक तरीका समझ में आया था, और वो था कि मुसलमानों की अलग रियासत। इसलिए हम कहा जाता है कि वो ख्वाब था। तो उससे मुराद क्या है, शर्मिंदा ताबीर होना, ख्वाब पूरा होना, और मुराद क्या है, ख्वाहिश का पूरा होना। ठीक है, पूरा होना, ठीक है, सच होना। उसके बाद है किनारा कश। किनारा कश किसे कहते हैं, किनारे से अलग हो जाना, मतलब क्या होता है, दूर हो जाना। ठीक है, दूर हो जाना या किसी भी चीज को छोड़ देना। अब इस सबक में ये आपने कहां पर इस्तेमाल किया था, इस सबक में हमने पढ़ा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद अमली सियासत को, जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने अमली सियासत को खैर बात कह दिया, और उससे वो, या ये अमली सियासत से वो किनारा कश हो गई। ठीक है, अमली सियासत से किनारा कश हो गई, यानी जाहिरी तौर पर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही थी, वो सियासत से किनारा कश हो गई। ठीक है, तो ये थे जी आपका सवाल था। सवाल नंबर आपका जो था मश्क का सवाल नंबर 3 था। ठीक है, सवाल नंबर 3 था, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सवाल नंबर 3, और ये था जी हमारा, हमने मफहूम बयान करना था। ठीक है, इससे पहले हमने मश्की सवालात के जवाबात भी कर लिए। ठीक है, 5-6 सवालात थे जिनके हमने जवाबात किए। अब आपका ये है, इसको आप सिर्फ याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, कॉपी पे आपने सिर्फ सवालात के जवाबात लिखने हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर कभी कोई भी सवाल ऐसा आता है कि इसमें आपने जुमले बनाने हों
या आपने मशकी सलीस उर्दू करनी है, या अगर आपकी कोई MCQs आपके ऐसे आ जाते हैं, कसीरुल इंतखाब जो सवालात होते हैं, अगर कोई ऐसे सवालात आ जाते हैं, कोई खाली जगह आ जाती है, तो आपको इसका मफहूम आना चाहिए। और वैसे भी इन असबाक के पढ़ाने का मकसद सिर्फ आपका सिलेबस जो होता है स्कूल का वो कवर करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि उर्दू जो हमारी एक कौमी ज़ुबान है, हम उस पर इतना उबूर हासिल कर सकें कि जब भी कहीं पर हमें कुछ लिखा हुआ नजर आए तो हमें किसी परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि हम अपनी शनाख्त जो है उसको हम भूलना नहीं चाहते। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकें, क्योंकि हम अहले ज़ुबान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ये जो है वो कौमी ज़ुबान है, ठीक है, और मादरी ज़ुबान भी है। इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल के साथ और मोहब्बत के साथ इसको याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके मफहूम जो थे, मैंने जो अल्फाज के मानी लिखे, ये भी आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। अब जो है अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर लिखें आप और मुझे बताएं अगर कोई आपको मसला है, कोई परेशानी है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं सबक के हवाले से जो हमने पढ़ा। तो बस हम 1 या 2 और लेक्चर हमारे होंगे इस सबक के लिए, उसके बाद फिर हम अपने अगले सबक की तरफ चलेंगे। तो अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा बताइए, अगर कोई सवाल है तो लिखें आप। जी बेटा कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए मैं डायरी आपकी बोर्ड पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपकी मैं डायरी लिख रही हूँ। मशकी सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखें और जमात का काम याद करें। ठीक है, जो भी हमने काम यहाँ पर किया वो सारा आप जो है वो आज याद करेंगे। उसमें हमारे अल्फाज के मफहूम जो है हमने पढ़े थे कुछ, वो आप लिखेंगे, याद करेंगे, उसको रफ कॉपी पे लिख के जरूर देखें। और नीट कॉपीज पे आप सिर्फ जो है वो अपने मशकी सवालात जो हमने 6 सवालात के जवाबात किए थे वो आप याद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर फिर भी कोई और परेशानी हो, कोई और मसला हो, तो वो आप अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाल इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर कोई परेशानी हो, किसी लफ्ज़ का आपको मानी नहीं आ रहा, कुछ समझना चाह रहे हैं आप, तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।